सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट। Hello everyone, this is Abhishek Sharma. Welcome to my channel. So today we discuss in this video about CMA final law account section 128 से लेकर section 138. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन। बुक्स ऑफ अकाउंट मींस होता है सेल्स, परचेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटी और रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मींस जो ये सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने होते हैं। सो हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने होते हैं। सो नेक्स्ट में हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी होनी चाहिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे होनी चाहिए और एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री सिस्टम से। तो ये सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में रूल्स फॉलो करनी चाहिए। क्या क्या? ट्रू एंड फेयर और अक्रूवल बेसिस से बनी होनी चाहिए और एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन और डबल एंट्री सिस्टम से। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में हम बात करेंगे कि अब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रख सकती है। तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रखकर अगर इंडिया में कहीं भी और रखना है तो रख सकती है। कैसे? बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके वो इंडिया में कहीं भी रख सकती है और विद इन 7 डेज़ में, जैसे ही वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उसके विद इन 7 डेज़ में आरओसी को इंटीमेट करना होगा जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं उसकी सारी डिटेल आरओसी को देनी होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्या बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बट वो एसेसेबल इन इंडिया होना चाहिए। उसका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। उसकी एनुअली रिटर्न फाइल करनी होगी टू आरओसी को, जिसमें डिटेल देनी होगी कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी लोकेशन क्या है, आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें देनी होती है। सो हमने देख लिया इसमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखती है। अगर इंडिया में कहीं भी रखना है तो इंडिया में कहीं भी और भी रख सकती है बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन विद इन 7 डेज़ में टू आरओसी को इंटीमेट करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर कंपनी के ब्रांचेस वगैरह हैं तो ब्रांचेस को भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होंगी और उसकी समराइज रिटर्न भेजनी होगी टू हेड ऑफिस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। सो एक डायरेक्टर अपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। क्या मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट को, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ क्या सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट होल्डिंग का डायरेक्टर चेक कर सकता है? अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, पर्सन अथोराइज किया जाता है डायरेक्टर, तभी वो चेक कर सकता है, अदरवाइज नॉट अलाउड। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर कंपनी की कोई ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, अगर कंपनी की कोई ब्रांच है आउटसाइड इंडिया में तो उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे और उसकी एक समराइज रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे हेड ऑफिस में भेजनी होगी इन इंडिया। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर डायरेक्टर को कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आउटसाइड इंडिया वाली ब्रांच से, अगर डायरेक्टर को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा, विद इन 15 डेज़ में वो आउटसाइड ब्रांच वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी टू हेड ऑफिस वाले डायरेक्टर को। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पनिशमेंट की। सेक्शन 128 में क्या क्या पनिशमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, कौन कौन होता है रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, फाइनेंस वाला, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। ये 4 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए। अगर इन्होंने ये चीज़ें मेंटेन करके नहीं रखी, अगर ये कॉन्ट्रावेंस करते हैं अगर, तो इन दैट केस पनिशमेंट मिलेगी 1 साल की जेल, 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी, या फिर दोनों 1 साल की जेल भी हो सकती है और 50,000 टू 5 लाख तक की पेनल्टी भी, फाइन भी लग सकता है। सो दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ आवर सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते क्या क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इक्विटी वगैरह की जो स्टेटमेंट होती है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए इन शेड्यूल 3 फॉर्म। शेड्यूल 3 फॉर्म मींस न्यू वर्टिकल फॉर्म में जो बैलेंस शीट बनती है वो वाला, P&L और बैलेंस शीट बनती है जो वर्टिकल फॉर्म में वो वाला शेड्यूल 3 फॉर्म। और नेक्स्ट मैं बात करूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। सो ये 3 बातें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर इन शेड्यूल 3 फॉर्म और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई वाली कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज उनका अपना ही फॉर्मेट होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो मेंबर्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सके। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी या एसोसिएट जॉइंट वेंचर वगैरह वगैरह है तो इन दैट केस कंपनी को प्रिपेयर करना होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइलेंट फीचर भी ऐड करने होंगे। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, तो सेम एज अब जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, शेड्यूल 3 फॉर्म में होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए और ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। तो ये सारी 3 बातें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एप्लीकेबल होती है। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ किन कंपनियों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक होल्डिंग कंपनी ने अगर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने अगर CFS ROC को फाइल कर दी है तो नो नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और या फिर अनलिस्टेड कंपनी को भी CFS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेविएशन मीन्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ फॉलो नहीं किए गए हैं, सो कंपनी को ये बताना होगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए हैं, रीज़न क्यों नहीं हुए हैं और उसके फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होंगे। सो अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है तो कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ, उसका रीज़न, और तीसरा उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जम्पशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये अब प्रोविज़न किसी कंपनी को नहीं फॉलो हो पा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एग्जाम कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पनिशमेंट की, सेम एज सेक्शन 128 जैसी ही है। पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, तो वही MD मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस वाला, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, शेड्यूल 3 फॉर्म, ये सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक ठाक होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर ये फेल्यूर करते हैं, कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं इन अबव प्रोविज़न, इन दैट केस इनको पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट, 1 साल की जेल, और 15,000 to 5 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों, बोथ। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 129। सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 130, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कोर्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। इसमें हम बात करेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स से भी को लगता है या एनी अदर पर्सन उन्हें लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स में कुछ झोल झपाटा है, फ्रॉडलेंट तरीके से बना हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडलेंट थी, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनकम टैक्स अथॉरिटी और एनी अदर मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये लोग एप्लीकेशन करेंगे टू ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करेंगे कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झोल है। फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगी कि अच्छा आपको लगता है कि झोल है तो आप इसको रीओपन कर सकते हो, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो क्या झोल किया हुआ है। सो ये ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे देती है। दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 130। नेक्स्ट सेक्शन 131 बहुत ही सेम है, जबा भी है 130 जैसा ही है। इसमें कंपनी को अगर खुद ही लगता है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ सही नहीं हुआ है, कुछ गलत हो रखा है, तो ऑर्डर लेके एप्लीकेशन करके ऑर्डर लेके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कर सकती है। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 132 इस टॉक्स अबाउट नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 133। सेक्शन 133 टॉक्स अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करती है कैसे? सबसे पहले द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसे एग्जामिंग वगैरह करके सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर देती है। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 133। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 134, बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन वगैरह बोर्ड किसको ऑथोराइज करती है साइन वगैरह करने के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं चेयरपर्सन या फिर 2 डायरेक्टर, 1 शुड बी MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो वो भी साइन करेंगे। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी के केस में कौन ऑथेंटिकेट करेगा? तो 1 पर्सन कंपनी के केस में ऑथेंटिकेट करते हैं डायरेक्टर। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ बोर्ड रिपोर्ट की। रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी की सारी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। बोर्ड रिपोर्ट में जो पॉइंट इंक्लूड होते हैं, मैंने कुछ पॉइंट डाल रखे हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक तो एनेक्चर ऑफ एनुअल रिपोर्ट।
एनेक्चर ऑफ एनुअल रिपोर्ट, नंबर्स ऑफ मीटिंग्स और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और लोन्स वगैरह हैं तो वो डिपॉजिट। अगर ऑडिटर ने कुछ रिजर्वेशन वगैरह दिया है तो बोर्ड कमेंट करती है कि क्या रिप्लाई दिया है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बोर्ड रिपोर्ट में। ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस होती है बोर्ड रिपोर्ट में। नेक्स्ट मैं बात करूँ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट? तो बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, पर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में दैट डायरेक्टर एश्योरेंस देते हैं दैट ये चीज़ें कंपनी में फॉलो हो रही हैं। क्या क्या चीज़ें एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज, सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, अकाउंट्स बने हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे, लीगल रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हैं, लॉ वगैरह जो एप्लीकेबल हैं फुलफिल किए हुए हैं, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छे हैं। ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें कंपनी में हो रही हैं। तो ये स्टेटमेंट ये बताता है, इस पर डायरेक्टर वगैरह के साइन होते हैं, ये डायरेक्टर एश्योरेंस देते हैं। सो दिस इज़ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑथेंटिकेशन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट को कौन ऑथेंटिकेट करता है? तो बोर्ड रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करता है चेयरपर्सन इफ अथोराइज। सो अगर चेयरपर्सन अथोराइज है तो चेयरपर्सन करता है, अदरवाइज 2 डायरेक्टर, 1 शुड बी MD। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR वो होता है जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको कुछ पब्लिक के भला करने के लिए ये एक CSR एक्टिविटीज़ होती है जो पब्लिक का भला करे। तो स्टार्ट करते हैं, होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक CSR कमेटी बनानी होती है, उसका एक क्राइटेरिया है किन कंपनियों को बनानी होती है। सो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़। अगर किसी कंपनी की नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ हो जाता है, इन दैट केस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना होता है एक CSR कमेटी, जिसमें होते हैं 3 डायरेक्टर, 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर, 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट। जो कंपनी का लास्ट 3 ईयर का नेट प्रॉफिट होता है उसका एवरेज करके उसका 2% स्पेंड करते हैं CSR एक्टिविटीज़ में। अगर वो स्पेंड नहीं करती तो कुछ नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं है, बस बोर्ड रिपोर्ट में रीज़न देना होता है कि क्यों नहीं किया स्पेंड वो CSR एक्टिविटीज़ पे अमाउंट। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ CSR एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो शेड्यूल 7 में वो एक्टिविटीज़ है लाइक प्रॉपर्टी रिमूव करना एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं शेड्यूल 7 में। और प्रेफरेंस जो लोकल एरिया होता है उसको प्रेफरेंस देती है कंपनी। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 135 CSR। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 136 राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बोले तो अब हर कंपनी को अपने एनुअल जनरल मीटिंग से 21 डेज़ बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी होती है टू एवरी मेंबर, ट्रस्टी, एनी अदर पर्सन्स। इन जो लाइक ऑडिटर वगैरह हो गए, इन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी होती है बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग से 21 डेज़ बिफोर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी होती है और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी होती है कि ताकि कोई आके अगर किसी को इंस्पेक्ट करनी है किसी मेंबर वगैरह को तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर्स। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ कि 21 डेज़ कम हो सकते हैं। तो यस, ये 21 डेज़ की कंडीशन कम हो सकती है इफ़ 95% शेयर होल्डर एग्री हो जाते हैं कि 21 डेज़ नहीं, आप 10 डेज़ बिफोर भी भेज सकते हो, तो ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो नॉट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी होती है, उसके केस में 14 डेज़ पहले भेजनी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग के 14 डेज़ पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी होती है। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होती है 21 डेज़ बिफोर से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में अवेलेबल रहेगी। किसी को इंस्पेक्ट वगैरह करना है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं, तो वो लिस्टेड कंपनी कर सकती है। लिस्टेड कंपनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकती है, या फिर अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ है और टर्नओवर 10 करोड़, नेटवर्थ 1 करोड़ टर्नओवर 10 करोड़, वो कंपनियां भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकती हैं, बाकी नहीं, बाकी को फिजिकली ही भेजना होगा। और नेक्स्ट मैं बात करूँ लिस्टेड कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर है तो वो दोनों अपनी वेबसाइट पे भी डालनी होती है, अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करनी होती है। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 136। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन 137 कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल टू ROC।
सो बात करते हैं कि अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड हो गई तो विद इन 30 डेज़ में आरओसी को फाइल कर दी जाएंगी। बट इफ़ अनअडॉप्टेड, अगर कुछ रीजंस लाइक एनुअल जनरल मीटिंग एडजर्न हो गई या फिर कुछ रीजंस की वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनअडॉप्टेड रही तो भी वो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होगी टू आरओसी विद इन 13 डेज। जो मीटिंग की डेज थी उससे 13 डेज़ के अंदर टू आरओसी को फाइल करनी होगी। आरओसी अपने पास एज अ प्रोविजनल रखेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ, जैसी मीटिंग एडजर्न मीटिंग हेल्ड होती है, एडजर्न मीटिंग हुई तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट कर ली गई तो जो मीटिंग की डेट थी उससे विद इन 30 डेज़ में वो अडॉप्टेड वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं टू आरओसी। नेक्स्ट मैं बात करूं, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो इन दैट केस उसको फाइल करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 180 डेज़ में। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग एडजर्न होती है तो उसका रीज़न देना होता है कि क्यों एडजर्न हुई, आरओसी को रीज़न देना होता है और वो उसकी लास्ट डेट होती है लाइक जो एनुअल जनरल मीटिंग की लास्ट डेट होती है लाइक 30 सितंबर के विद इन 30 डेज़ में आरओसी को बताना होगा कि मीटिंग क्यों एडजर्न हुई थी, उसका रीज़न देना होगा और जो फाइनेंशियल वगैरह अनअडॉप्टेड वगैरह रहते हैं वो भी फाइल करनी होती है। सो दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 137। सो लास्ट सेक्शन ऑफ आवर टॉपिक सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। सो बात करते हैं इंटरनल ऑडिट किन कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होता है। सो इंटरनल ऑडिट पॉइंट करना होता है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी हैविंग डिपोजिट 25 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और लोन 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़। तो डीपीएलटी डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, लोन, टर्नओवर 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी लोन और टर्नओवर, लोन कितना होना चाहिए 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़ है तो उन्हें भी एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंटरनल ऑडिटर कौन कौन बन सकता है, तो एक तो CA/CMA, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ आवर टॉपिक अकाउंट सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138। सो एक बार समरी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करनी होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में और कहीं इंडिया में, अगर इंडिया में मेंटेन करनी है कर सकते हैं BR पास करके और 7 डेज़ में आरओसी को इन्फॉर्म करना था, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सेक्शन 128 में कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर। सो दिस इज सेक्शन 128। नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, शेड्यूल 3 फॉर्म में बनी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। और उसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सब्सिडरी वगैरह है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है कि इनको नहीं प्रिपेयर करनी होती, वो भी देखा था हमने इसमें, लाइक जो होल्डिंग कंपनियां थी और अनलिस्टेड कंपनियां। और देखा था हमने इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेविएशन वगैरह कुछ थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो नहीं हुए तो उसके रीज़न वगैरह देने थे। सो ये देखा था हमने सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन 130 में हमने देखा था रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय ऑन ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑर्डर। सो इसमें हमने ये देखा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स सेबी को लगता है कि कुछ कंपनी के फाइनेंशियल बुक्स में झोल झपाटा था तो वो एप्लीकेशन करती है टू ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर कर देती है कि हाँ लग रहा है तो आप इसके रीओपन कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो कुछ फ्रॉडलेंट वगैरह नहीं था। सेक्शन 131 भी सेम था, कंपनी को लगता है सेल्फ खुद ही से ही लगता है कंपनी को कि मेरे फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ फ्रॉडलेंट वगैरह थे तो वो एप्लीकेशन करती है ट्रिब्यूनल को, ऑर्डर मिलता है तो वो अपने फाइनेंशियल और बुक्स को रिवाइज कर सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 132, तो 132 था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा। नेक्स्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन 133 में ये था कि ICA द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, नफरा उसे एग्जामिन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट कर देती है। सो नेक्स्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट। 134 में हमने देखा था कि ऑथेंटिकेट कौन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोर्ड रिपोर्ट को, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी सेक्शन 134 में। नेक्स्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज़ देखी थी हमने। इसमें 5 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट नेटवर्क टर्नओवर इन कंपनियों को एक CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है, ये सारी चीज़ें। और 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इनका इतना अमाउंट स्पेंड करना होता है ऑन CSR एक्टिविटीज़। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 136 राइट ऑफ मेंबर
right of member to copies of audited financial statement, right of member to copies of financial statement. So section 136 में हमने देखा था कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एनुअल जनरल मीटिंग के 21 डेज बिफोर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है टू मेंबर्स, टू ट्रस्टी, टू अदर पर्सनस को, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हैं लिस्टेड कंपनियां, फिर अदर अनलिस्टेड कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने सेक्शन 136 में. नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था सेक्शन 137 में हमने देखा था जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड हो जाती है वो आरओसी को फाइल करनी होती है. आरओसी को फाइल करनी होती है, अगर अडॉप्टेड भी रही तब भी फाइल करनी होती है विदिन 30 डेज़ में, और मीटिंग वगैरह एडजर्न होती है तो रीज़न बताने होते हैं और कि क्यों एडजर्न हुई थी, और अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं रही वो भी फाइल करनी होती है टू आरओसी विदिन 30 डेज़ में. सो लास्ट सेक्शन देखा था हमने सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी देखी थी, किस किस कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है. डीपीएलटी बोलते तो डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल, लोन, टर्नओवर, और 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इन कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है, और लिस्टेड कंपनियां भी थी, इस लिस्टेड कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है. और प्राइवेट कंपनी के केस में दो ही थे, लोन और टर्नओवर. लोन 100 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, तो उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है. कौन बन सकता है इंटरनल ऑडिटर? सीए, सीएमए, एनी अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय बोर्ड. सो दिस इज़ कम्प्लीशन ऑफ सेक्शन 138. हमने समरी रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया. सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो हमारे स्क्रीन पर नंबर मेंशन है आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम करो, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है. अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट.